नमस्कार दोस्तों, आप मेरे ऊपर चाहे जितनी एफआईआर दर्ज करें, पहले से ही 30-32 एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं न्याय की आवाज उठाऊंगा, मैं देश की आवाज उठाऊंगा, मैं युवाओं की आवाज बनूंगा, मैं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज बनूंगा, जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है, उनकी आवाज बनूंगा। यह बात दरभंगा में राहुल गांधी ने कही और राहुल गांधी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कार्यक्रम था, जिन लड़कों के साथ में, युवाओं के साथ में अन्याय हुआ है, मैं उनसे मिलने आया था दरभंगा। उनके हॉस्टल में जा रहा था, मुझे रोका गया, मैं उतरा पैदल और चला गया। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया। मतलब हालत बहुत खराब थी, मगर जो मैंने कहना था वहां कह दिया। थैंक यू। वहाँ पे 144 इम्पोज करके आप पे केस कर दिया गया सर। हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल नहीं है सब मेरे। मुझे जो कहना था, मेरे को जो सुनना था, मुझे जो वहां जाने से क्यों रोका गया यह भी पता चला। मुझे वहां की फोटोग्राफ्स दिखाई गई तो सच्चाई पता चली और राहुल गांधी ने वह हर बात कही जो बिहार का वह युवा चाहता था कि उसकी कोई आवाज बने, उसकी बात करे। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। जी हां, राहुल गांधी ने वह सारी बातें कही जो बातें नरेंद्र मोदी नहीं कहते, जो बातें उनके तमाम मुख्यमंत्री नहीं करते हैं और सिर्फ एफआईआर दर्ज करते हैं। नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, कानूनन उन्हें देश के हर उस इलाके में, हर क्षेत्र में जाने का अधिकार है, लोगों से सुनने और सच जानने का अधिकार है, उनकी आवाज बनने का अधिकार है। उन्हें अब रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? कोई जवाब नहीं। ये बहाने लगातार दिए जा रहे हैं। यह सरकार की तानाशाही और बेईमानी। इसके पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि नेता प्रतिपक्ष को रोका जाता हो, लेकिन पहली बार यह स्थिति। सदन में उन्हें भाषण नहीं देने दिया जाएगा, वक्तव्य नहीं देने दिया जाएगा। सदन के बाहर बोलेंगे तो उन पर हमले होंगे, उन पर एफआईआर होंगी। और जब वो देश के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ भी खड़े होंगे, तब भी उनको लांछित किया जाएगा, उन पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे। और जब वो राष्ट्रपति भवन में प्रोटोकॉल से जाएंगे, वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर प्रोटोकॉल के तहत जाएंगे, तब भी उन्हें अपमानित किया जाएगा। यही तो नरेंद्र मोदी की नीति है और नरेंद्र मोदी के पास और कोई नीति नहीं। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के कारण भारत वर्ल्ड ऑर्डर में आज कहीं नहीं रह गया। भारत की स्थिति बद से बदतर हो गई है और भारत एक बेइज्जत देशों में शामिल कर दिया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण हुआ है, उनके गुमान के कारण हुआ है, उनकी दलाली के कारण हुआ है। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसका उदाहरण मौजूद है। 1947 में जब भारत आजाद होता है, उसके बाद भारत के जिससे सबसे करीबी रिश्ते बनते हैं वो रसिया, सोवियत संघ होता था। और 2019 तक उससे हमारे इतने अच्छे रिश्ते रहे कि जब जब यूएन के सुरक्षा परिषद में
भारत के खिलाफ जितने प्रस्ताव आए, हर प्रस्ताव को रसिया ने यानी रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके रोक दिया। कश्मीर को कभी भी अंतरराष्ट्रीय विषय नहीं बनने दिया। उसने जब चाहे 1956 का युद्ध हो, 62 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, तब भी जब बात आई तो उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का साथ दिया, न चीन का साथ दिया, न ही पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन पहली दफा है कि वो पाकिस्तान के न साथ खड़ा है न भारत के साथ खड़ा है, जबकि हर बार भारत के साथ खड़ा होता था। इस बार अमेरिका भी, जिसके आगे नरेंद्र मोदी नतमस्तक हैं, वह भी भारत के साथ नहीं खड़ा। जिस चीन और तुर्की को नरेंद्र मोदी ने जमकर धंधा भी दिया, वहां के राष्ट्रपतियों को गले भी लगाया और न जाने क्या क्या रिश्ते गिनाए, वो भी साथ नहीं खड़े थे। सऊदी अरेबिया से लेकर तमाम दुनिया के देश, जिनके आगे नरेंद्र मोदी कहीं पुराना रिश्ता, कहीं नया रिश्ता, कहीं कुछ बताते थे, वो भी साथ नहीं खड़े थे। क्यों नहीं खड़े थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने भारत को दुनिया के सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। भारत की हालत यह हो गई है कि वर्ल्ड ऑर्डर में वो कहीं दिखाई नहीं देता है, जबकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा कंज्यूमर और एक बड़ी सेना भी है। इसके बाद यह स्थिति क्यों? यह चिंता का विषय, मंथन का विषय। राहुल गांधी ने यही बात तो बताई थी, संसद में बताई थी, बार बार बताई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी इसको नहीं समझे। उनकी सरकार, उनके लोग खिल्ली उड़ाते रहे, हमले करते रहे। सच बर्दाश्त नहीं होता है और आज वही देखने को मिल रहा है। आज हालत यह है, दुनिया को जो चलाता है वो डीप स्टेट चलाता है। उस डीप स्टेट ने अपना वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया है। जो वो दुनिया के दादा के रूप में अमेरिका को करता था, प्रमोट करता था, वो अब चाइना की तरफ रुख कर रहा है। और जब वो चाइना की तरफ रुख कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना उत्पादन में दुनिया में सरताज है। अमेरिका से लेकर तमाम दुनिया के देश आज उसके आश्रित हो गए। भारत जो आत्मनिर्भर होता था, वो भी आज निर्भर है उस पर। उसके बाद चाइना धन के मामले में मजबूत इकोनॉमी के तौर पे उभरा है और असलहों के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो दुनिया में सबको बीट कर रहा है। यह हालत है कि उसने परमाणु संपन्न वो ऑलरेडी है और ऐसी स्थिति में चीन एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। जब भारत के बगल का चीन उभरेगा तो भारत डाउन होगा। अमेरिका की मजबूरी यह है कि पाकिस्तान में, जहां किराना हिल्स में माना जाता है कि परमाणु असलहे हैं, मिसाइल्स हैं, तो वहां अमेरिका की निगरानी है। क्यों है? क्योंकि माना जाता है अमेरिका के जो परमाणु असलहे हैं वो अमेरिका अपने देश में नहीं रखता, वो दूसरे देशों में रखता है, क्योंकि यदि कहीं कोई हादसा हो तो उसके देश के लोग सुरक्षित रहे। भौगोलिक रूप से भी अमेरिका एक बड़े सुरक्षित स्थिति में है, चारों तरफ समुद्र है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका अपने असलहे यहां रखता है, तो उनमें एक पाकिस्तान है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ सदैव खड़ा होता है। भारत, हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, ये सब इस बात को समझते, इसलिए होशियार रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में मूर्खता की नतीजतन अमेरिका ने अपने परमाणु असलहों का भंडारण पाकिस्तान में 1998 में कर दिया। उस कारण से पाकिस्तान इतना ताकतवर हो गया, उसके हौसले बुलंद हो गए, भले ही उसके पास कुछ ना हो। उधर आप देखिए, जिस तरह से भारत ने अपने खराब विदेश नीति के कारण श्रीलंका से, भूटान से, नेपाल से और म्यांमार से, उधर मालदीव से, सबसे रिश्ते बिगाड़े हैं। और उन रिश्तों के बिगड़ने का नतीजा यह है कि भारत का कोई भी आज स्वाभाविक मित्र नहीं है, सब धंधे के हैं।
इसके अलावा नहीं। धंधा भारत तुर्की के भी साथ करता है, अजरबैजान के भी साथ करता है। नरेंद्र मोदी गले में चिपक जाते थे तुर्की के प्रधानमंत्री के, लेकिन आज तुर्की पाकिस्तान को भाई बताते हुए उनके साथ खड़ा था, अजरबैजान उनके साथ खड़ा था। हालत यह है कि जिन भारत के इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज को नरेंद्र मोदी भगवाई हिंदूवादी बदनाम करते थे, वो जेएनयू और जामिया इस्लामिया दो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने तुर्की की शिक्षा को लेकर अनुबंध था उसे रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे देश से कोई संबंध नहीं रखेंगे जो भारत के खिलाफ, लेकिन बाकी सब खामोश। चीन के साथ रिश्ते को लेकर के आवाज नहीं निकल रही है, चीन का कोई नाम नहीं ले पा रहा। यह स्थिति है। उस चीन के ही फाइटर प्लेन था, उसी से ही मारा गया हमारा राफेल, और राफेल फ्लॉप साबित हुआ, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। उधर आप देखिए जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, उसके बाद में दुनिया का रुख चाइना की तरफ है। इसीलिए अमेरिका बार बार दौड़ रहा है, रसिया से भी रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रसिया चाइना के साथ ही करीब है। और जब भारत और पाकिस्तान का तनाव चल रहा था, तब चाइना का राष्ट्रपति रसिया के राष्ट्रपति के साथ बैठा और वो हो रहा था। तुर्की अब मध्यस्थता कर रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच शांति के लिए। अमेरिका के परमाणु असलहे कहां? पाकिस्तान में, तुर्की में और एक आध जगह। यानी पूरी तरह से भारत चारों तरफ से घिरा हुआ। अफगानिस्तान वैसे ही जिस स्थिति में, तो अब इस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत कहां? भारत तो कहीं नहीं रह गया। भारत का सब कुछ सिर्फ इस्तेमाल करना है और भारत की मजबूरी है वो इस्तेमाल हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण यही हो गया है। यहां दलाली का धंधा चला है। इसीलिए मुकेश अंबानी तुरंत पहुंच जाते हैं कतर, और कतर में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में मीटिंग करते हैं शेख के साथ मिलकर। और वहां जब मीटिंग करते हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए के सौदे हो जाते हैं। सोचिए आप उन लोगों के साथ। उधर सऊदी अरेबिया में इसी तरीके से धंधे हो जाते हैं। वो अमेरिका अलकायदा का जो, सीरिया के अलकायदा का जो आतंकी 84 करोड़ डॉलर का इनामी था, उसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी है, काबिल आदमी है, और उसे गले लगाते हैं। खेल किस तरह बदल रहा है। आतंकवादियों को पनाह दी जा रही। भारत जिन्हें आतंकवादी कहता था कि उनको मारने के लिए उसने मिसाइल छोड़ी, वो जो 9 जगह मिसाइल से हमला किया, वो मिसाइल कौन सी थी? S-400 और ब्रह्मोस, वो रसिया की मदद से बनी थी। रसिया ने ही जिसके साथ समझौता किया था कांग्रेस सरकार के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और उसके बाद में लगातार वो आगे बढ़ते बढ़ते मनमोहन सिंह ने बनाना शुरू किया था ब्रह्मोस मिसाइल। और इन सब मिसाइलों के हमले में वो 9 जो हमने हमले किए, वहां पाकिस्तान ने आधिकारिक घोषणा कर दी कि उनका पुनर्निर्माण पाकिस्तान सरकार करेगी, उसके लिए पैसा देंगे। अमेरिका भी पैसा दे रहा है। तो आप सोचिए क्या हो रहा है। और जो आतंकवादी हमने जो लिस्ट सौंपी, जो नाम सौंपे, आज तक कोई आतंकवादी न मारा गया, न गिरफ्तार किया गया, न उस पर कोई कार्रवाई। कौन कहां है नहीं पता। यह हालत हो गई है। और इसके बाद भारत विश्वगुरु बनने वाले दुनिया के तमाम देशों में, इतने देशों में घूमने का रिकॉर्ड भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने बना लिया। यानी इतना सब करके भारत का पैसा बर्बाद करके हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। ढाक के 3 पात, सिर्फ दलाली और धंधे। उधर अंबानी ने धंधा कर लिया, यहां अदानी ने अजरबैजान से भी समझौता कर लिया और चीन से भी कर लिया। तुर्किया को भी धंधा दिया जा रहा है, उसके साथ भारत ने ना संबंध तोड़े ना कुछ तोड़े। यहां के कुछ व्यापारी अपने बयानबाजी कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। अब आप देखिए जिस तरह के ये हालात बन रहे हैं, उससे भारत कहां टिकेगा। उधर ट्रंप ने कह दिया कि एप्पल कंपनी को, के सीईओ को, कि आप भारत में एप्पल का फोन बनाना बंद कीजिए।
जो भारत को एक बिजनेस मिल रहा था वो भी खत्म किया जा रहा है। और इधर हम अमेरिका का सारा टैरिफ खत्म कर रहे हैं। हो क्या रहा है? राहुल गांधी यही तो बताते थे, और जब ये बताते हैं तो दुश्मन हो जाते हैं। वो बताते हैं इस देश के अंदर भी अन्याय हो रहा है, उस पर भी वो दुश्मन हो जाते हैं, उनके खिलाफ हमले होने लगते हैं, उन्हें न जाने क्या क्या कहा जाता है। पहली बार है भारत के इतिहास में, आज तक कभी विपक्ष ने एक मुश्त कभी भी सरकार का साथ नहीं दिया है, चाहे 1962 का चीन युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हुए तीनों युद्ध हो, या कोई और वक्त रहा हो कि जब विपक्ष एक मत होकर के सरकार के साथ खड़ा हुआ हो कि हाँ आप कुछ भी करिए हम आपके साथ, फिर भी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाए, तो इसका मतलब समझ लीजिए कितना कायर व्यवहार किया है नरेंद्र मोदी ने। धोखा दिया है देश के साथ, और जो धोखा दिया है वो धोखा सिर्फ देश के साथ नहीं दिया है, देश के लोगों को भी दिया है। सिर्फ चंद पूंजीपतियों को लाभ दिया है, और अमेरिका का गुलाम होकर के भारत खड़ा हो गया। उधर भारत के उन जाबाज लोगों के, देशभक्त लोगों का अपमान किया जाता है, जैसे कर्नल सोफिया का किया गया। उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई उसकी भाषा गलत थी, इसको लेके हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा अब हम इसकी निगरानी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इसी तरह के खेल और होने लगते हैं। कर्नल सोफिया को बदनाम करेंगे, देशभक्तों को बदनाम करेंगे, गांधी परिवार को बदनाम करेंगे, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुनिया भर में भारत को बेइज्जत नरेंद्र मोदी करा के आएंगे और अपने भक्तों से खुद को विश्वगुरु कहलाएंगे। इनके नेता ऐसे हैं, इस भारत के तिरंगे के सम्मान के नाम पे तिरंगा यात्रा निकालेंगे और फिर उसी तिरंगे से नाक मुंह पोंछेंगे। अब आप सोचिए ये क्या सम्मान देंगे भारत को? भारत का अपमान करने वाले, भारत को बेइज्जत कराने वाले, भारत की बर्बादी की ताबीर लिखने वाले लोग, इन्होंने न देश की आजादी में योगदान दिया, न देश को बनाने में दिया, सिर्फ बिगाड़ रहे हैं। कश्मीर का विश्वास बहाल नहीं हो रहा है, कश्मीरी बुरी तरीके से परेशान है, उस पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान सीज फायर तोड़े हुए, लेकिन भारत इस तरह खड़ा है जैसे एक विकलांग देश खड़ा। क्या हालत कर दी है नरेंद्र मोदी, शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री। जय